दोस्तों नमस्कार। वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइए दोस्तों, कनेक्ट हो जाइए सभी। हर दिन की तरह आज भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। रिसेंटली 3 बड़ी भर्तियाँ DRDO, UPPCL और UP आर्मिनल TG2 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हम हर दिन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट, न्यूज़ नोटिफिकेशन और नोट्स हर दिन आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों ये हमारे एप्लीकेशन पर टेस्ट होते हैं फ्री में हर मंडे को, और ये टेस्ट नंबर 50 है। यदि आप भी फ्री में टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी जाइए हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और तैयार रहिए। अगले मंडे से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे लिंक एक्टिवेट रहता है। आप इस दौरान टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं और टेस्ट का सॉल्यूशन हम आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। इन टेस्टों की फ्री PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट electricalvk.net पर विज़िट करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका भी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। नंबर 1 सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक वर्कशॉप में 3 फेज़ MCB को प्रतिस्थापित करते समय टेक्नीशियन के द्वारा कोई 2 फेज़ परस्पर इंटरचेंज हो गए। इससे इस कार्यशाला के कौन से उपकरण प्रभावित होंगे? चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनको भी कनेक्ट कर लीजिए। जो भी आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं प्लीज़ एक बार उन ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए माय डियर, जब भी कोई 2 फेज़ परस्पर बदलते हैं तो जितने भी 3 फेज़ मोटर के द्वारा चलने वाले उपकरण होते हैं केवल वो प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 फेज़ बदलने से मोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल जाता है और बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो रिवर्स डायरेक्शन में काम ही नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वाटर पंप है तो वो उल्टी डायरेक्शन में अगर रोटेट करते हैं, या कोई ऑयल पंप है तो अगर वो विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं तो वो ऑयल या पानी नहीं सप्लाई करते हैं। इसी तरह से कोई फैन अगर मोटर के द्वारा परिचालित हो रहा है तो वो हवा नहीं बनाएगा अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो। देखो प्रकाशीय उपकरणों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिंगल फेज सप्लाई से चलते हैं। इन्हें एक फेज़ और एक न्यूट्रल मिलना होता है। 3 फेज़ इंडक्शन फर्नेस भट्टियाँ जो होती है वो 3 फेज़ की, वो 3 फेज़ हीटर होता है इनमें, और वो स्टार कनेक्टेड होता है, इसलिए उसकी कार्यप्रणाली पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी उत्तर आप सभी का यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उम्मीद है अच्छे से समझ जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक AC साइन वेव के लिए माध्यमान से विभाजित प्रभावी मान है? आप उत्तर कीजिए। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर मोस्ट सूटेबल पेड कोर्स अवेलेबल है। पूरे भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कोर्स हम यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं आपको। चलिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सवाल की लैंग्वेज समझना, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। वो कह रहा है कि RMS मान मीन वैल्यू से, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू को ही बोलते हैं, यानी RMS जो है वो औसत से विभाजित है। माय डियर, RMS मान और औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है, और एक साइन वेव AC के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11। समझ गए? मान लीजिए इसी में क्वेश्चन होता आपका कि जो पीक फैक्टर आता है वो मान लीजिए पीक वैल्यू जो RMS मान से विभाजित है वो मान कितना है, तो 1.414। ठीक है, कैलकुलेशन का तरीका याद रखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज याद रखें। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी। अगला सवाल, निम्न में से किसका मात्रक हेनरी है?
अब देखो, पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ढूंढ रहे होंगे कि हेनरी तो इंडक्टेंस की यूनिट होती है। दोस्तों, हेनरी के बारे में 2-3 लाइनें याद रखा करो। ठीक बात है, इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अलावा और भी तो कोई यूनिट हो सकती है ना। तो ध्यान से देखिएगा, रिलक्टेंस जो होता है इसकी इकाई व्युत्पन्न हेनरी होती है। व्युत्पन्न हेनरी यानी इसे हम लिखते हैं 1/हेनरी या हेनरी की -1। जो परमियंस होती है ये एक तरह से चुंबकीय चालकता होती है, मैग्नेटिक कंडक्टेंस बोलते हैं, और ये रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी परमियंस बराबर 1/रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस का जब आप चेंज करते हैं तो हेनरी इसकी इकाई बनती है। आपका यहाँ बी उत्तर सही रहेगा, परमियंस की यूनिट हेनरी है। अगला सवाल, निम्न में से कौन व्युत्पन्न चालकता है? व्युत्पन्न चालकता का मतलब समझ रहे हो? चालकता को उल्टा कर दो। जैसे हम सब जानते हैं कि व्युत्पन्न चालकता का मतलब होता है 1/G। चालकता का मतलब होता है G, व्युत्पन्न चालकता का मतलब होता है 1/G। तो 1/G के बराबर क्या होता है? R। R बोलें तो रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी प्रतिरोध व्युत्पन्न चालकता है, एक तरह से इन्वर्स कंडक्टेंस है। तो प्रतिरोध की इकाई या तो ओम होती है या आप ये लिख सकते हैं कि इन्वर्स माहो, यानी 1/महो लिखें तब भी काम चल सकता है। सवाल 5वां आपके सामने है। ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजेशन जो होता है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं? शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन आसान है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सीटी क्या काम आती है? सीटी मीटरिंग और प्रोटेक्शन के काम आती है, यानी रिले के साथ लगती है और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लगती है। इसी तरह से पीटी वोल्ट मीटर और वाट मीटर के साथ लगती है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन के काम आता है। सी उत्तर यहाँ बिल्कुल आपका सही है। अगला सवाल जॉगिंग ऑपरेशन के बारे में है, आप उत्तर कीजिए। हम इस पॉइंट को और आगे ले चलते हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि जॉगिंग ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है? जॉगिंग क्या होता है मैं बताऊँ आपको। जॉगिंग होता है मोटर को बार बार चलाना, ठीक है, बार बार ऑपरेट करना, बार बार ऑपरेशन करना, यानी जब ज़रूरत होती है तब कमांड देना। बड़ी बात होती है कि इसके जो कॉन्टेक्ट होते हैं उसमें होल्डिंग का कॉन्टेक्ट नहीं होता, यानी ये अस्थायी ऑन सर्किट होते हैं। जब तक आप इनको स्टार्ट कमांड देकर रखते हैं ये तब तक चलते हैं, और जैसे स्टार्ट कमांड आपने ड्रॉप कर दी तुरंत बंद भी हो जाते हैं। इनको इंचिंग ऑपरेशन बोलते हैं। इंडक्शन मोटरों में काम में लिए जाते हैं, जॉगिंग सर्किट या इंचिंग सर्किट। सवाल नंबर 7वां, आवेश के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों, जितने भी फॉर्मूले याद है पहले तो लिख दीजिए। Q बराबर IT, Q बराबर CV और Q बराबर W/V। ये देखो 3 तो हमें याद है। चौथा अगर आप लिखना चाहें तो Q बराबर M/Z ये होते हैं। अब मिलान कर लो। पहला तो सही है, आवेश बराबर धारा इंटू समय। दूसरा भी सही है, धारिता इंटू वोल्टेज। तीसरा गलत कर दिया, कार्य बटे विभवांतर आना था, कार्य इंटू विभवांतर कर दिया। द्रव्यमान बटे विद्युत रासायनिक तुल्यांक ये भी सही है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आएंगे, तो फिर गुरुजी करवा क्यों रहे? आपको आवेश के 4 फॉर्मूले एक साथ याद करवाने के लिए क्वेश्चन करवाया मैंने। बहुत सारे बच्चों की क्या चीज़ें कंसेप्ट क्लियर नहीं होती, या 4 चीज़ें उनको एक साथ कभी याद नहीं रहती। दोस्तों, नोट्स बनाने का तरीका यही होता है कि आप बहुत सारे पॉइंट या एक चीज़ से रिलेटेड पॉइंट जितने भी, अब आप चार्ज की परिभाषा लिखें तो मैं चाहता हूं कि आप चार्ज की परिभाषा को 4 तरीके से लिखें। चार्ज का फॉर्मूला लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि चार्ज का फॉर्मूला आप 4 तरीके से याद रखें। क्या पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा? इन्हीं में से आएगा ना, या तो इनका न्यूमेरिकल होगा या इनका फॉर्मूला, राइट।
ये क्या एक पेपर में आया हुआ था, यूपी आर्यनल TG2 के ये पेपर का है, और उसमें केवल धारिता वोल्टेज वाले संबंध से दिया हुआ था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि 4 क्वेश्चन बना दिए जाए इसके। उन्होंने तो धारिता बटे वोल्ट था, धारिता माइनस वोल्ट था, ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा कि कौन सा सही है। समझ रहे होंगे आई थिंक आप चीज़ों को। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। और अगर आप लाइक वाला बटन दबा देते हैं तो बहुत मोटिवेट होते हैं, हम समझते हैं कि हाँ बच्चों को चीज़ें पसंद आ रही है, तो हम जल्दी वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। नहीं तो हम भी डिमोरलाइज होते हैं और सोचते हैं कि चलो रहने दो, आज कल वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो ज़रूर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करें चीज़ों को। सवाल अगला, कौन सा संकेत सही नहीं है? ये भी UPPCL TG2 2021 में पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, याद है कि नहीं है बताओ। म्यू चुंबकशीलता होती है और म्यू बराबर B/H होता है, ठीक है। बी ऑप्शन तो सही हो गया ना। अब बाकी मिलान कर लो। B बराबर म्यू इंटू H, तो ये भी सही है। B ज्ञात करोगे तो म्यू और H को गुणा करना है। H बराबर B/म्यू, H ज्ञात करेंगे, म्यू यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, ये भी सही है ना। पहला ही गलत है फिर, म्यू बराबर B/H नहीं होता, ठीक है। AB सही है, सॉरी BCD सही है, A गलत है ना। और इसमें क्या पूछा था, सही नहीं है पूछा है, ठीक है, A उत्तर करना था। हाँ, अगला सवाल देखो, एल्यूमिनियम के परमाणु का सही इलेक्ट्रॉन वितरण का विन्यास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं ये बताओ, याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत है। बाकी वितरण का नियम तो आप सबको पता ही है, 2n² से ही होगा चाहे कोई भी हो। कितना बता रहे हो, शाबाश। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2 और 8 है ना कक्षाओं के हिसाब से, तो कितने चले गए 10। तीसरी कक्षा में कितने बचेंगे 3, 2 8 3, ठीक है। सी उत्तर सही है ना बिल्कुल। अब यहाँ से देखो एक चीज़ और डिसाइड होती है, हम कहते आए ना कि अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या कहते हैं, चालक। एल्यूमिनियम में देखो अंतिम कक्षा में कितने बच रहे हैं 3, अपने आप डिसाइड हो गया कि ये क्या है, चालक है। ऐसे ही आप तांबे का निकाल कर देखो, कॉपर में 29 होता है ना, तो 2 8 18 है ना, कितने हो गए 28। तो चौथी कक्षा में कितना बचा 1, अंतिम कक्षा में 1 बचा है, हो गया ना चालक। आप निकाल कर देखो, किसी अर्ध चालक का ले लो, सिलिकॉन में कितने होते हैं 14, तो 2 8 और 4, अंतिम कक्षा में कितने बचे 4, अंतिम कक्षा में 4 रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक। सिलिकॉन अर्धचालक है कि नहीं। तो ऐसे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। सवाल 10वां आपके सामने है, क्या पूछ रहा है माय डियर, आपके पास 10 माइक्रोफेरेड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं, आपको 2.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी प्राप्त करनी है, क्या करोगे इसके लिए? धारिता कम करने के लिए कैपेसिटर सीरीज में लगते हैं, ठीक है। CT बराबर C/N एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कितने कैपेसिटर लगाने हैं ये देखना है, क्योंकि C प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटी भी हमारे पास है और CT कुल धारिता भी हमारे पास है। तो N ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटी में टोटल कैपेसिटी का भाग देंगे, है ना। उत्तर आएगा 4, बी ऑप्शन है ना आपके सामने। 4 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगाएंगे। अगला सवाल माय डियर, वे पदार्थ जो निम्न रेटेंटिविटी के हो उनका उपयोग कहाँ करेंगे? देखो, निम्न धारणा अगर होगी तो अवशिष्ट चुंबकत्व उतना ही कम होगा। अवशिष्ट चुंबकत्व कम होगा तो निग्राहिता बल यानी कोअर्सिविटी फोर्स वो भी कम होगा, यानी सीधी सिंपल सी भाषा है हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होगा। इसका मतलब विद्युत चुंबक के लिए ऐसे पदार्थ बिल्कुल उपयुक्त है, अस्थायी चुंबक के लिए ऐसे पदार्थ बिल्कुल उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रचालन सिद्धांत किस बात पर निर्भर करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मूविंग
आयरन इंस्ट्रूमेंट का विक्षेपक बल यानी डेफ्लेक्टिंग टॉर्क धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसलिए इस मीटर का स्केल जो होता है, पैमाना जो होता है, वो अरैखिक होता है, नॉन लीनियर होता है। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर ये आधारित होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करेंगे विद्युत चुम्बक, क्योंकि जब जब विद्युत सप्लाई मिलती है तब तक मैग्नेट बनता है और टॉर्क बनता है। एलईडी का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है? एलईडी हमेशा ठंडी होती है, बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग लाइफ होती है, ये भी सही बात। कोई फिलामेंट नहीं होता, ये भी सही है। एलईडी के सिरों पर जंग लग जाता है, देखो ये कोई लाभ नहीं है ना। जंग लग जाना कोई लाभ नहीं होता है, ये तो हानि होती है एक तरह की। डी उत्तर आ जाएगा, एलईडी के सिरों पर जंग लग जाना। सवाल नेक्स्ट, क्लास बी से रिलेटेड सामग्री कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल बी का टेम्परेचर भी बता दीजिएगा साथ में, है ना। क्वेश्चन कहाँ से आया? टेबल से। YAEBFHC, इस टेबल के सभी टेम्परेचर याद रखना, मटेरियल भी याद रखना। तो क्लास बी में कौन कौन से आते हैं? अब्रक, एस्बेस्टस, फाइबर ग्लास। ठीक है। कितना है? 90, 105, 120, 130, है ना। टेम्परेचर कितना है? यस, 130। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे दोस्तों, मिलान करते रहना साथ साथ में। सवाल अगला, 240 वोल्ट आपूर्ति में परमिजेबल ड्रॉप कितनी है? बच्चे दो उत्तर में कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद, 7.2 और 12 वोल्ट में। बिल्कुल दोनों सही है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आपूर्ति में ड्रॉप की बात करें ना, तो लो और मीडियम में 5% का ड्रॉप मानना है। 240 वोल्ट का 5% निकालो, 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो गुरुजी ये 7.2 कब करेंगे? इसके लिए सवाल आता है, ध्यान रखिएगा कि मेंस बोलते हैं घर में एनर्जी मीटर के पास लोड के कारण जो ड्रॉप होता है, वो जैसे घर में आपने फ्रिज का स्विच ऑन किया इस दौरान, तो उपकरण के कारण मेंस में गिरावट 3% एक्सेप्टेबल है। यानी घर में आपके मीटर को 240 मिल रहा है, तो वहाँ 7.2 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। अभी के लिए आपका ए उत्तर सही है, 12 वोल्ट से अधिक गिरावट उसमें नहीं होनी चाहिए। सवाल 16वां आपके सामने है, इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए एक वायरिंग का टेस्टिंग क्यों किया जाता है? वायरिंग में टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि अगर धारा निर्धारित मान से ज़्यादा लीकेज हो भी जाए, परमिजेबल तो कितनी है? 1/5 हज़ारों भाग, लेकिन इससे ज़्यादा अगर लीकेज हो भी जाए तो वो जो है वो फॉल्ट की तरफ ना जाए, इंसुलेशन प्रॉपर हो। ठीक है। डी उत्तर आएगा। निर्धारित मान से अधिक धारा प्रवाह हो तो वो अर्थिंग की ओर ना जाए। अर्थिंग मतलब ग्राउंड की, बॉडी की तरफ ना जाए। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर होगा तो काम करेगा। सवाल नंबर 17वां, ऑनलाइन यूपीएस मेन सप्लाई से कितने टाइम में चेंज हो जाता है? तुरंत चेंज हो जाता है, कोई टाइम नहीं लेता है। आप देखो घर में, आपने देखा होगा वर्तमान में जैसे ही मेन सप्लाई ऑफ होती है, इन्वर्टर तुरंत ऑन हो जाता है और हमें पता तक नहीं लगता। हालांकि एक इनिशियल जर्क जरूर आता है हल्का सा, उसमें भी जिनका ध्यान सप्लाई सिस्टम की तरफ रहता है उनको पता लग सकता है कि हाँ सप्लाई चलेगी, इन्वर्टर ऑन हो गया। बाकी तो हमें नॉर्मली आभास ही नहीं होता है। तो 0 सेकंड का समय है, यानी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ऑटोमेटिक होता है वो पूरा। सवाल 18वां, किस प्रकार की मशीन वाइंडिंग के लिए आंतरिक ग्राउलर टेस्ट काम में लेंगे? देखो, आंतरिक और बाहरी दो प्रकार के ग्राउलर होते हैं ना। आंतरिक ग्राउलर जो होता है वो छोटा होता है आकार में, इसलिए बड़े डीसी आर्मेचर और एसी मोटरों के स्टेटर में इनका इस्तेमाल करते हैं। छोटे आर्मेचर जितने भी होते हैं उनमें एक्सटर्नल यानी बाहरी ग्राउलर काम में लेते हैं, जो यूं ऐसे वी या एच आकृति में होता है। अभी आपका डी उत्तर सही है। वायर बाउंड प्रतिरोधक की एक विशिष्ट पहचान क्या है? जानते हो वायर बाउंड के बारे में? मैं सारे बताता हूँ, सुनिए। महंगा पड़ता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत। लो कॉस्ट तो नहीं है। स्मॉल साइज़ भी गलत, क्योंकि
भौतिक आकार सबसे बड़ा इसी का होता है। लो पावर रेटिंग, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधक में जो फिजिकल साइज है, भौतिक आकार, वही उसकी पावर रेटिंग को दिखाता है। यानी आकार में जो बड़ा, उसी की शक्ति रेटिंग सर्वाधिक। ठीक है। हाई स्टेबिलिटी, ये बहुत अच्छा गुण है। स्थायित्व सबसे ज़्यादा इसी रेजिस्टर में पाया जाता है। ठीक है। यानी वायर बाउंड प्रतिरोधक की 4 विशेषताएं होती है, अगर आप याद रखें तो। महंगा, आकार में सबसे बड़ा, शक्ति रेटिंग सर्वाधिक, उच्च स्थायित्व, है ना। ऐसे याद रख लो। एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बन गए। देखो, कोशिश करते हैं हर दिन अच्छे से अच्छी चीज़ और कंटेंट देने की। बस आपका सपोर्ट चाहिए। किसी ग्रुप में शेयर करते हो तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे मुझे भेजा करें, ताकि विश्वास तो हो कि हाँ आप शेयर कर दें। और शेयर करो यार। चैनल अगर बच्चे तक जाएगा ना, तो ही बच्चा अपने साथ जुड़ेगा। कंटेंट अच्छा है, आप शेयर कर देंगे, वो वीडियो देखेगा तो पक्का अपने साथ जुड़ेगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सुरक्षा युक्ति नहीं है। देखो, ELC भी सुरक्षा युक्ति है, सर्किट ब्रेकर सुरक्षा युक्ति है, फ्यूज सुरक्षा युक्ति है, अर्थ टेस्टर नहीं है ना। क्या काम आता है? अर्थ का रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है, बस, और कुछ नहीं काम। ठीक है। फॉल ऑफ पोटेंशियल, विभव के गिरने के सिद्धांत पर यह काम करता है। किसी तार की लंबाई का प्रतिरोध 4 ओम है, उसी सामग्री और क्रॉस सेक्शन वाले अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जो उससे 3 गुना लंबा है। भाई, लंबाई 3 गुना हो गई तो प्रतिरोध भी 3 गुना होगा। रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती है। 4 ओम है तो इसका रेजिस्टेंस 12 ओम होगा। सिंपल क्वेश्चन, इस पर समय नहीं देंगे ज़्यादा। अगला सवाल, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर है, आउटपुट कहाँ से लेंगे। देखो, फील्ड रोटेट कर रहा है ना, तो इसको तो हम क्या करेंगे, 2 स्लिप रिंग लगाएंगे और DC दे देंगे। EMF किस में पैदा हो रहा है? स्टेटर में। सीधा स्टेटर से ले लेंगे और बस बार से इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए कोई स्लिप रिंग हमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। एक BOT में क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है, 1000 वाट घंटे होते हैं ना। ठीक है। एक BOT में 1 kWh होता है, 1000 वाट घंटे होता है, 36 × 10⁵ जूल होता है, 861 किलो कैलोरी होता है। सारे डेटा अगर आप याद रखें तो मुझे लगता है सही रहेगा। अगला सवाल, वाइंडिंग में प्रति फेज कॉइल की संख्या पोल के जोड़े के बराबर है तो इसे हाफ कॉइल बोलते हैं, और अगर पोल की संख्या के बराबर हो तो इसे होल कॉइल बोलते हैं। ठीक है। प्रति फेज कुंडलियाँ पोल के जोड़े के बराबर है, यानी पोल के आधे के बराबर, तो हाफ कॉइल, और पोल की संख्या के बराबर है तो उसे होल कॉइल वाइंडिंग बोलते हैं। और सवाल 25वां, कौन सा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण है। सॉफ्ट में दोस्तों सिलिकॉन स्टील आएगा, नरम लोहा आएगा। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ 2 तरह के होते हैं, हार्ड मैग्नेटिक और सॉफ्ट मैग्नेटिक। ठीक है। अभी आपका ये उत्तर सही रहेगा। ये तीनों B, C और D हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है। तो चलिए दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट पर जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करने दें। बहुत बहुत धन्यवाद।